देखो भी आज के टॉपिक के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आयनिक मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी का मतलब होता है कि मूवमेंट। तो जो आयंस हैं उनकी मूवमेंट किस टाइप से रहेगी सॉल्यूशंस के अंदर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी अल्कली मेटल्स के सॉल्ट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, जैसे हम पर्टिकुलरली वाटर की बात करें, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उनके एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म होंगे। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लिथियम के सॉल्ट होंगे, लिथियम मोनोवैलेंट कटायन है और सबसे स्मॉल साइज का है, तो जितना कटायन का साइज स्मॉल हो उस वे से वो क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर फास्ट मूव करेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो लिथियम के सॉल्ट होंगे उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अल्कली मेटल के सॉल्ट में सबसे ज्यादा होगी, हमारा ये एक्सपेक्टेशन है। बट जब हम अल्कली मेटल्स के सॉल्ट्स की एक्सपेरिमेंटल डाटा को चेक करते हैं, तो उस केस में जो आयनिक मोबिलिटी आती है वो डिफरेंट आती है। जैसे सीजियम पॉजिटिव की जो आयनिक मोबिलिटी आती है वो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे अप्रोक्सीमेटली 68 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, और रुबिडियम की अप्रोक्सीमेट 67 के करीब है, और पोटाशियम की 64.5 है, और सोडियम के केस में 43.5 है। जबकि लिथियम की जो आयनिक मोबिलिटी है वो 33.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, मोलर कंडक्टिविटी अगर हम बात करें इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। तो ये डाटा है इनका इनफाइनाइट डिल्यूशन पे कंडक्टेंस का, मोलर कंडक्टेंस का। तो आप देखोगे कि जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि लिथियम इनमें से सबसे स्मॉल साइज का है, वो सबसे फास्ट मूव करेगा, और जितनी मोशन आयन की फास्ट होगी उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। बट जो एक्चुअल आपके पास ऑर्डर आ रहा है उस ऑर्डर में आपको बिल्कुल ही रिवर्स अरेंजमेंट मिल रही है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बेस्ड ऑन दी साइज ऑफ अल्कली मेटल कटाइन। तो सीजियम क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी शो कर रहा है एक्वस फॉर्म के अंदर, और लिथियम के सॉल्ट्स की जो आयनिक मोबिलिटी है वो सबसे कम है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करना है हमने। तो इस चीज का रीजन क्या है कि लिथियम के सॉल्ट्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो अगर हम टिपिकली वाटर के अंदर बात करें तो वो सबसे कम है, और सीजियम के सॉल्ट की सबसे ज्यादा है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि आयन कभी भी सॉल्यूशन में बेयर फॉर्म में नहीं मिलते, आयन कभी अकेले नहीं मिलते। आयन हमेशा एग्जिस्ट करते हैं किस स्टेट में, अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो हम कहेंगे हाइड्रेटेड फॉर्म में, और अगर कोई भी और सॉल्वेंट है अदर देन वाटर तब हम कहेंगे कि आयन किस फॉर्म में मिलेगा, आपको सॉल्वेटेड फॉर्म में मिलेगा। कभी भी आयन अकेला नहीं मिलेगा, आयन के साथ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या होंगे, अटैच होंगे। और इस चीज को हम डिस्कस करके, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन को डिस्कस करके, इस अनयूजुअल बिहेवियर को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि सीजियम के सॉल्ट की आयनिक मोबिलिटी सबसे हाई क्यों है, या उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे हाई क्यों है, और लिथियम के केस में सबसे लो क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम सॉल्वेशन को समझें तो सॉल्वेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है। तो दो टाइप की सॉल्वेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सॉल्वेशन शेल को। अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तब हम बोल देंगे उसे प्राइमरी हाइड्रेशन सेल। तो प्राइमरी हाइड्रेशन सेल में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल मेटल कटायन के साथ आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो प्राइमरी जो शेल होता है, हाइड्रेशन शेल होता है, उसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो मेटल आयन के साथ बाउंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अगर आप लिथियम के केस के अंदर देखो तो चार वाटर मॉलिक्यूल लिथियम को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, जिसमें लिथियम sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और इसके अराउंड जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होंगे। तो इससे जो शेल जनरेट होगी लिथियम के अराउंड, उस शेल को हम बोलेंगे प्राइमरी सॉल्वेशन शेल। तो प्राइमरी सॉल्वेशन शेल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेटल और सॉल्वेंट के बीच क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लाइगेंड की फॉर्म के अंदर होंगे, मींस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो अपना लॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, लिथियम पॉजिटिव को,
और मेटल कटायन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो एक डोनर है एक एक्सेप्टर है, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो इस वजह से लिथियम पॉजिटिव के अराउंड जो प्राइमरी सॉल्वेशन शेल बनेगा उसमें 4 वाटर के मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल मैनर के अंदर अरेंज होंगे। तो लिथियम जो होगा अगर हम उसकी प्राइमरी शेल के बाद सिचुएशन देखें तो वो लिथियम पॉजिटिव नहीं है अकेला, उसके साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल भी अटैच हैं। किस मैनर में, टेट्राहेड्रल मैनर में। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ये समझना है कि जब भी हाइड्रेशन या सॉल्वेशन होती है तो सबसे पहले मेटल आयन के साथ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो एक्चुअल बॉन्डिंग करके मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके मेटल के अराउंड क्या जनरेट करेंगे, एक प्राइमरी शेल जनरेट करेंगे। तो अब लिथियम अकेला लिथियम पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं है, वो बेयर कटायन नहीं है, उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल की भी क्या है, अटैच है। तो इसी केस में अगर आप देखोगे सोडियम के केस में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, पोटाशियम के केस में भी सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी कि 4 वाटर मॉलिक्यूल उनके साथ अटैच होंगे। बट सीजियम और रुबिडियम का साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, तो उस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा प्राइमरी शेल का वो 4 की बजाय क्या होगा, 6 होगा। तो उस केस में जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो सीजियम के अराउंड ऑक्टाहेड्रल मैनर में अरेंज होंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इस केस में जो अरेंजमेंट होगी वाटर मॉलिक्यूल की वो क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगी। तो अगर आप देखोगे कि प्राइमरी शेल की फॉर्मेशन के टाइम मेटल आयन के साथ जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके प्राइमरी शेल को फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप प्राइमरी शेल वाइज देखो तो सीजियम और रुबिडियम के प्राइमरी शेल कंपैरेटिवली बड़े साइज के हैं, क्योंकि इनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, 6 हैं, जबकि लिथियम सोडियम और पोटेशियम में जो है वो उनका नंबर 4 है। तो प्राइमरी जो शेल बन रही है उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बाद आपके प्राइमरी शेल के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 4 या 6 क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब ये तो था फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया पहले शेल को, प्राइमरी शेल। अब इसके बाद जो दूसरे टाइप का सॉल्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल, या वाटर के केस में हम कहेंगे इसे सेकेंडरी हाइड्रेशन शेल। तो उस केस में क्या होता है कि जो प्राइमरी शेल है उसके बाद भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की क्या आएंगी, लेयर आएंगी, इसके बाद भी वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। तो लेट आपका यहाँ पे कटायन है, पहले उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ गए प्राइमरी शेल में, अब इसके बाद भी क्या आएंगी, वाटर के मॉलिक्यूल की या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की यहाँ पे लेयर्स आएंगी। उन लेयर्स को हम बोलेंगे बेसिकली सेकेंडरी शेल्स या सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल। इन सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल्स में क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल को कटायन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स इनके बीच काम करेगा वो एक तरीके का जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे उनके पास होगी डायपोल, और मेटल के पास है पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल का पॉजिटिव चार्ज डायपोल के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक टाइप से हम कह सकते हैं कि आयन डायपोल क्या होंगी, अट्रैक्शन होंगी। और इन अट्रैक्शन की वजह से मेटल के अराउंड प्राइमरी शेल के बाहर भी क्या बन जाएगी, एक वाटर मॉलिक्यूल्स की या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की लेयर्स बन जाएंगी। इन लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी शेल बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या फर्क है, वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अटैच होंगे मेटल आयन के साथ, उनको मेटल का आयन क्या करेगा, उनकी डायपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये जो सेकेंडरी सॉल्वेशन शेल बनेंगी ये कितनी बड़ी बनेगी या इसका साइज कितना लार्ज होगा, दैट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मेटल आयन इन बेयर फॉर्म, जब उसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। तो आपने नोट करना है कि एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी शेल, secondary shell is inversely proportional to size of bare ion। bare means जब अकेला
कटायन है उसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है, तो उस टाइम जो उसका साइज है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटेंट ऑफ सेकेंडरी शेल। तो जिस कटायन का साइज छोटा होगा उसकी सेकेंडरी शेल बहुत बड़ी होगी, क्योंकि स्मॉल साइज के आयन का चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होता है, चार्ज बाय साइज रेशियो, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतने ही वो ज्यादा डायपोल्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब आप इस केस में देखोगे कि जो वाटर के मॉलिक्यूल इस केस में आपको मिलेंगे वो आयन डायपोल अट्रैक्शन के टाइप से मिलेंगे, और इस केस में कटायन का साइज डिसाइड करेगा कि उसके सेकेंडरी शेल का एक्सटेंट कितना होगा, कितने वाटर मॉलिक्यूल उसके सेकेंडरी शेल में आएंगे। तो हमें पता है कि लिथियम का साइज इनमें से स्मॉल है, तो अगर हम सेकेंडरी शेल बनने की बात करें तो लिथियम सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लिथियम की सेकेंडरी शेल क्या होगी, सबसे लार्ज होगी, उससे स्मॉल होगी सोडियम, उसके स्मॉल होगा पोटाशियम, रुबिडियम, और सबसे स्मॉल होगा सीरियम का। अगर हम सेकेंडरी शेल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल और प्राइमरी शेल के वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड करके टोटल अप्रोक्सीमेशन में हाइड्रेशन नंबर देखें, तो लिथियम के अराउंड टोटल वाटर मॉलिक्यूल का अप्रोक्सीमेट नंबर होता है 25.3, जिनमें से 4 थे प्राइमरी शेल में, बाकी होंगे सेकेंडरी शेल में। सोडियम के अराउंड जो वाटर के मॉलिक्यूल का नंबर है वो अप्रोक्सीमेट 16.6 है, और पोटाशियम के अराउंड 10.5 है, और रुबिडियम के अराउंड 10, और सीजियम के अराउंड क्या है 9.9 है। तो अब इससे क्या होगा, आप देखोगे कि सीजियम के अराउंड प्राइमरी और सेकेंडरी शेल को मिला के अगर हम एवरेज या अप्रोक्सीमेट हाइड्रेशन नंबर देखें तो वो सिर्फ 9.9 है। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में सीजियम के अराउंड टोटल 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं, जबकि लिथियम के अराउंड अप्रोक्सीमेटली 25 है। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी शेल को अगर हम मिला के देखें तो जो बेर आयन थे, बेर आयन का साइज तो था इस फॉर्म के अंदर, सबसे छोटे साइज का था लिथियम, और उससे बड़े साइज का था सोडियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो ये था बेर फॉर्म में, जब इनके साथ कोई भी वाटर के मॉलिक्यूल अटैच नहीं थे। अगर मैं आप रफली आपको साइज की फॉर्म में ये समझाने की कोशिश करूं, तो ये तो सिचुएशन तब थी जब कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल इनके साथ अटैच नहीं था। बट जब ये एक्वस फॉर्म के अंदर आएंगे तो एक्वस फॉर्म के अंदर लिथियम के अराउंड आपको पता है भी 25 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए। तो अब जब 25 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होने के बाद इसका अफेक्टिव साइज देखोगे, तो इसका अफेक्टिव साइज लिथियम का एक्वस फॉर्म में इस टाइप का होगा। सोडियम उससे कंपैरेटिवली आपको पता है भी 16.6 वाटर मॉलिक्यूल है, तो इससे कंपैरेटिवली स्मॉल साइज का। तो इस तरफ जाते जाते आपको साइज में क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़े से डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि मैंने पूरे स्केल पे डायग्राम नहीं बनाया। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेर फॉर्म में तो साइज इस तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है, बट जब आप एक्वस फॉर्म के अंदर देखोगे तो या इस तरफ जब आप डाउन दी ग्रुप मूव कर रहे हो तो साइज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, तो लिथियम एक्वस फॉर्म के अंदर सबसे बड़े साइज का होगा, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड आयन का साइज। तो अगर आप हाइड्रेटेड आयन की रेडियस वाइज इनको अरेंज करोगे, ठीक है, हाइड्रेटेड आयन की रेडियस वाइज इनको अरेंज करोगे, तो लिथियम की हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर जो आयनिक रेडियस होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.4 एंगस्ट्रॉम, और सोडियम के केस में जो रेडियस आता है वो 2.76 एंगस्ट्रॉम। तो क्लियरली आप देखोगे कि हाइड्रेटेड फॉर्म में जो साइज हैं इनके वो लगातार डाउन द ग्रुप कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड फॉर्म में इनके साथ अटैच हो रहे हैं, जिनको हम हाइड्रेशन नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा, डाउन दी ग्रुप जो इनके कटायन हैं उनका एक्वस फॉर्म के अंदर साइज लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
ठीक है। तो ये पूरा फिनोमेना अगर आप देखोगे तो हाइड्रेशन होने की वजह से डाउन दी ग्रुप हाइड्रेशन में कमी आ रही है जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है। तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसकी हो रही है, लिथियम की हो रही है। और उस हाइड्रेशन के एक्सटेंसिवली होने की वजह से हाइड्रेटेड फॉर्म में लिथियम पॉजिटिव का साइज सबसे बड़ा है और सीजियम पॉजिटिव का साइज सबसे छोटा है। अब आपको पता है जिसका साइज बड़ा होगा वो क्या होगा, स्लो मूवर होगा, वो स्लो मूव करेगा। और जिसका साइज छोटा होगा वो क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा। तो जिसकी मोशन फास्ट होगी उसमें नेचुरली जो आयनिक मोबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, वो ज्यादा अमाउंट में करंट को क्या करेगा, कैरी करेगा। जब हम उसको उसके सॉल्ट के सोल्यूशन को पोटेंशियल डिफरेंस में प्लेस करेंगे। तो लिथियम के सॉल्ट्स के अंदर लिथियम पॉजिटिव की आयनिक कंडक्टिविटी लो मिलने का कारण क्या है, क्योंकि सॉल्वेंट में किसी भी आयन की क्या हो जाती है, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन हो जाती है। तो जो बेयर फॉर्म के साइज हैं उनसे जो साइज का ऑर्डर है हाइड्रेटेड फॉर्म में वो अपोजिट चला जाता है। जो लिथियम बेयर फॉर्म के अंदर सबसे छोटे साइज का था, हाइड्रेटेड फॉर्म में सबसे बड़े साइज का है। और जो सीजियम सबसे बड़े साइज का था बेयर फॉर्म में, वो लगभग अब सबसे छोटे साइज का है जब हम उसकी सॉल्वेटेड स्टेट में साइज की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हाइड्रेशन बढ़ रही है साइज जिसका कम है, वैसे वैसे हाइड्रेटेड फॉर्म में उसका साइज बढ़ा है। तो हाइड्रेशन के बढ़ने से बेसिकली साइज बढ़ जाएगा और मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम अब साइज देखें, एक्चुअल साइज है जो अब एक्वस फॉर्म में वो इस ऑर्डर का है। तो अब हम अगर नोट करें कि आयनिक मोबिलिटी को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जब भी कोई क्वेश्चन हो, तो आयनिक मोबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, साइज ऑफ आयन देखना है किस फॉर्म में, सॉल्वेटेड फॉर्म में, बेयर फॉर्म में नहीं देखना। तो सॉल्वेटेड फॉर्म में जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ये चीज आपने नोट करनी है। तो ये कंफ्यूजन दूर करनी है आपने कि आयन के साइज के आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है, बट साइज आपने कौन सी स्टेट में लेना है, बेयर फॉर्म में नहीं लेना, आपने सॉल्वेटेड फॉर्म में लेना है। तो इस बेस पे अगर आप देखोगे तो लिथियम पॉजिटिव की आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी क्योंकि इसका साइज बड़ा है सबसे। और उससे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी आपको सोडियम कटायन के केस में मिलेगी। अब डाउन दी ग्रुप जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा वैसे वैसे आयनिक मोबिलिटी में क्या आता जाएगा, इंक्रीज आता जाएगा। तो जो हमने ऊपर ऑर्डर लिखा था कि सीजियम सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी शो करता है और लिथियम सबसे कम करता है, तो इसका आंसर किस में है, इनकी सॉल्वेशन में है। और सॉल्वेशन में दो लेयर बनती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी शेल में वाटर के मॉलिक्यूल एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और उस एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण कोऑर्डिनेट टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। इस कॉम्प्लेक्स में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में जो वाटर का नंबर है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सीजियम और वीडियम के केस में कितना है, 6 है। और जो प्राइमरी शेल बनने के बाद बाकी लेयर्स वाटर की अटैच होंगी उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी शेल। और सेकेंडरी शेल्स के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का अटैच होना है वो कटायन के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल सेकेंडरी सॉल्वेशन लेयर में ज्यादा होंगे। तो अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी शेल के वाटर के मॉलिक्यूल्स के नंबर को मिला के अप्रोक्सीमेट हाइड्रेशन नंबर देखें तो लिथियम के केस में वो लगभग 25 है और सीजियम के केस में वो लगभग 10 है। तो इस वजह से सॉल्वेटेड फॉर्म के अंदर सीजियम सबसे छोटे साइज का है और लिथियम सबसे बड़े साइज का है। जो छोटे साइज का होगा वो फास्ट मूविंग होगा, उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये केस था ग्रुप 1 के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इनकी आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। अब इसी वे से आप अल्केलाइन अर्थ मेटल के केस में डिस्कस कर सकते हो। अब अल्केलाइन अर्थ मेटल में तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो अल्केलाइन अर्थ मेटल के डायवैलेंट कटायन होंगे वो तो कंपैरेटिवली और भी स्मॉलर साइज के हैं और उनमें तो चार्ज +2 यूनिट है, तो चार्ज डेंसिटी उनमें और भी हाई है। ठीक है, तो इस केस में हाइड्रेशन जो होगी ग्रुप 2 के केस में, हाइड्रेशन क्या होगी, ग्रुप 1 से और भी ज्यादा होगी। ठीक है, ना सिर्फ उनका साइज छोटा है बट उनपे चार्ज भी +1 की बजाय +2 यूनिट है।
इसकी वजह से वो क्या होंगे, ग्रुप 2 के जो डायवलेंट कटायन होंगे वो हेवली हाइड्रेटेड होंगे ग्रुप 1 से। तो ग्रुप 2 के कंपाउंड्स अगर आप देखोगे वो मोस्टली ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर उनका साइज क्या होगा, कंपैरेटिवली और भी बड़ा होगा और उनकी हाइड्रेशन एनर्जी और भी लार्ज होगी। तो इस वजह से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अगर आप कटायंस की हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करोगे तो हाइड्रेशन एनर्जी अल्केलाइन अर्थ मेटल की लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा होती है किनसे, अल्कली मेटल कटायन से। दो कारण है इसके, एक तो साइज का कम होना और दूसरा चार्ज का ज्यादा होना। बट जैसे जैसे आप डाउन दी ग्रुप मूव करोगे साइज बढ़ेंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होंगे, कम होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि हाइड्रेशन एनर्जीज कैसे आपने डिस्कस करने हैं और हाइड्रेशन का कटायन के साइज के साथ क्या रिलेशन है और उस साइज का आयनिक मोबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो ये आयनिक मोबिलिटी का पूरा आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आप ग्रुप 2 के केस में इनके हाइड्रेशन के स्टेटस को देखोगे तो बेरिलियम 2 पॉजिटिव सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होगा और उससे कम हाइड्रेटेड होगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। तो डाउन दी ग्रुप जैसे जैसे बेयर कटायन का साइज बढ़ता जाएगा, हाइड्रेशन की टेंडेंसी उतनी या सॉल्वेशन की टेंडेंसी उतनी ही कम होती जाएगी। बट ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अगर आप सेम पीरियड में ग्रुप 1 के साथ कंपेयर करोगे तो ग्रुप 2 के कटायंस की हाइड्रेशन एनर्जी ग्रुप 1 के कटायन से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो ये आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में नोट करने हैं। हाइड्रेशन कैसे होती है, कौन से उसमें शेल्स बनते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उनसे जो इफेक्टिव हाइड्रेशन नंबर आता है वो कैसे आयन के साइज के साथ रिलेटेड है और उस हाइड्रेशन नंबर से हम आयनिक मोबिलिटी को कैसे डिस्कस करेंगे।